नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में रफ़ी-उद-दौला बादशाह को पढ़ा था, तो आज मोहम्मद शाह रंगीला को पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा। जब ये सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद शाह को लगने लगा कहीं सैयद बंधुओं के षड्यंत्र का हम शिकार ना हो जाएं, क्योंकि जो राजा बना सकता है वो राजा के पद से हटा भी सकता है। तो इस वजह से मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं को मारने की सोचने लगा। तो रंगीला का एक खासम खास व्यक्ति था निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करा दी। और सैयद बंधु दो थे, एक का नाम था हसन, एक का नाम था हुसैन। इसकी हत्या कराई 1720 में और इसकी हत्या करा दी 1722 में। इसके बाद 1720 में जजिया कर को भारत से अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। भारत से जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला है। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसके ही समय फूल वालों की सैर नामक उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया। इसने एक नया उत्सव फूल वालों की सैर मनाना प्रारंभ कर दिया और ये उत्सव मोहम्मद शाह रंगीला के समय से लेकर अकबर द्वितीय के शासनकाल तक मनाया जाता रहा है। इसी के समय 1837 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर 3 दिन तक घेरा डाल के रखा था। इसी के समय फरवरी 1739 में नादिर शाह का हमला होता है। रंगीला के समय मुगल साम्राज्य का तेज गति से विघटन हुआ। इसी के समय एक फैक्ट और बनेगा आपका कि 1748 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम हमला हुआ। तो मोहम्मद शाह रंगीला से परीक्षा की दृष्टि से इतने पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। इन पॉइंटों में मुगल साम्राज्य का तेज गति से विघटन को विस्तार से समझेंगे और नादिर शाह के हमले को विस्तार से समझेंगे। मुगल साम्राज्य का तेज गति से विघटन। तो मान लिया
ये आपका यहाँ दिल्ली है और दिल्ली पर कब्जा है मुग़ल साम्राज्य का, और मुग़ल साम्राज्य का बादशाह है रंगीला। तो यहाँ पर आपका पड़ता है हैदराबाद। इस हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है निज़ाम उल मुल्क। जब निज़ाम उल मुल्क अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है मुग़ल साम्राज्य से, तो हैदराबाद के नीचे यहाँ पड़ता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक उस समय का कर्नाटक इस साइड था कर्नाटक, और कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है सदाउतुल्ला खां। यहाँ पर आपका पड़ता है ये अवध, और अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है सादत खां। और ये आपका पड़ता है बंगाल, और बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है मुर्शीद कुली खां। यहाँ पर आपका राज पड़ता है रोहिलखंड, और रोहिलखंड में करता है मोहम्मद खां बंगस। इधर आपका पड़ता है भरतपुर। भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है चूड़ामन व बदन सिंह। जिस मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन हो रहा था, वो मुग़ल साम्राज्य रंगीला के समय छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। मुग़ल बादशाह ने इनको प्रांतों का सूबेदार बनाकर भेजा। जब प्रांतों का सूबेदार बनाकर भेजा तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि मुग़ल साम्राज्य की स्थिति कमज़ोर हो रही है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और इन्होंने अपने आप को मुग़ल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया। इसमें रंगीला के दो खासम खास व्यक्ति थे, सादत खां जिसने अवध की स्थापना की, दूसरा निज़ामुल मुल्क जिसने हैदराबाद की स्थापना की। जब भी रंगीला को ज़रूरत पड़ती थी तो रंगीला एक आवाज़ इनको लगाता था और ये मदद के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये मुग़ल साम्राज्य के विघटन को हम 18वीं सदी के राज्यों में विस्तार से समझेंगे। इसके बाद कि नादिर शाह का भारत पर हमला। नादिर शाह का हमला। मान लिया ये हमारा ये उस समय का भारत है, और इसमें यहाँ पर आपका है दिल्ली, और दिल्ली में बैठा है आपका बादशाह रंगीला, और यहाँ पर ये है आपका अवध। अवध में रंगीला का खासम खास व्यक्ति सादत खां, और इधर आपका यहाँ है हैदराबाद। ये हैदराबाद में रंगीला का एक और खासम खास व्यक्ति है, उसका नाम है निज़ाम उल मुल्क। ये दो रंगीला के खासम खास व्यक्ति थे। इधर मुग़ल साम्राज्य में ही एक प्रांत आता था जिसको बोलते हैं काबुल, और ये इधर अफ़गानिस्तान में एक प्रांत आता था, इसको बोलते हैं हम कांधार, और इधर ये आपका ईरान लगा हुआ है। और ईरान का जो पुराना नाम है वो फारस है। ईरान को पहले फारस कहा करते थे। ईरान का जो बादशाह है वो है नादिर शाह। आपसे पूछ ले कि किस वंश का है, तो ये सफ़वी वंश का है। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। आपसे पूछ ले कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। कांधार ना तो मुग़लों के पास था ना नादिर शाह के पास था, तो नादिर शाह ने कांधार पे हमला किया
और हमला करने से पहले मुग़ल साम्राज्य को सूचित किया कि जब हम कांधार पे हमला करें तो हो सकता है बहुत से कांधार से लोग भागकर आपके काबुल में आए, तो आप काबुल में उनको नहीं आने देना। तो आपको तो पता है यहाँ पर तो सभी सोए हुए थे, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था, नशा गांजा ये सब किया करता था। तो रंगीला ने नादिर शाह की बातों पर जब कोई ध्यान नहीं दिया तो नादिर शाह ने कांधार पे हमला किया। तो कांधार पे हमला किया तो बहुत से कांधार से लोग काबुल में भाग कर आए, जिससे नादिर शाह की बातों का उल्लंघन हुआ। तो नादिर शाह ने फिर भी मुग़ल साम्राज्य की सीमा को नहीं लांघा तो और अपना एक दूत मुग़ल बादशाह रंगीला के पास भेजा, लेकिन रंगीला के सैनिकों ने उस नादिर शाह के दूत को ही मार दिया, जिससे नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है और पंजाब के रास्ते होता हुआ है यहाँ पर पंजाब। और पंजाब के रास्ते जब नादिर शाह धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो मुग़ल साम्राज्य के एक अधिकारी ने रंगीला को सूचित किया कि नादिर शाह पंजाब से तेज गति से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। तो इस पर रंगीला ने उससे पूछा कि ये बताओ दिल्ली से पंजाब कितनी दूर है, तो उसने कहा बहुत दूर है। इसका मतलब है कि रंगीला ये चाहता था कि जब दूर है तो क्यों ना 2 पैग और मार लिए जाएं। तो इन बातों से लगा सकते हो कि मुग़ल साम्राज्य का पतन किस कदर हो चुका था। तब तक रंगीला अपने 2 खासम खास व्यक्ति अवध के सादत खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क को संदेश भिजवा देता है कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, आप हमारी मदद करने के लिए आ जाओ। जिस पर सादत खां और निजामुल मुल्क दिल्ली पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। नादिर शाह फरवरी 1739 में करनाल में आके रुक जाता है। ये आपका है करनाल, यहाँ है आपका करनाल। नादिर शाह करनाल में आके रुक जाता है और करनाल में ही मुग़ल साम्राज्य और नादिर शाह की सेना के बीच युद्ध होता है, जिसे करनाल के युद्ध के नाम से जाने जाता है। करनाल के युद्ध में रंगीला को बाकायदा कपड़े वपड़े पहना कर हाथी पे बैठाल के ले जाया गया। और बेशर्मी की बात तो ये है, रंगीला को ये नहीं पता था कि युद्ध होना कहाँ है। तो इस बात से समझ सकते हो कि रंगीला अपने अय्याश प्रवृत्ति में कितना खोया रहता था। करनाल का युद्ध होता है फरवरी 1739 को। करनाल का युद्ध फरवरी 1739 को होता है। मात्र 3 घंटे में नादिर शाह रंगीला की सेना को पराजित कर देता है, जिसमें मीर बख्शी, मुग़ल साम्राज्य का जो मीर बख्शी था, खाने दौरा मारा गया। और नादिर शाह ने 2 व्यक्तियों को बंदी बना लिया, रंगीला और सादत खां। इसमें रंगीला एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। रंगीला ऐसे व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं था, रंगीला जिस पद पे बैठा था उस पद के कारण इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, जिस पर रंगीला निजामुल मुल्क को संदेश भिजवाता है कि जाओ और नादिर शाह से समझौता करके हमको रिहा करवाओ। तो निजामुल मुल्क रंगीला की तरफ से नादिर शाह के पास शांति दूत बनकर जाता है और निजामुल मुल्क और नादिर शाह के मध्य समझौता 50 लाख रुपए में होता है, जिसमें नादिर शाह 50 लाख रुपए में मान जाता है और रंगीला और सादत खां को रिहा कर देता है। करनाल के युद्ध में रंगीला का जो मीर बख्शी था खाने द्वारा वो मारा गया, जिससे मीर बख्शी का पद खाली हो गया। मीर बख्शी का पद खाली होने पर रंगीला ने अपने मीर बख्शी का पद निजाम उल मुल्क को दे दिया, जिस पर सादत खां को जलन होती है और सादत खां नहीं चाहता था कि निजामुल मुल्क का कद रंगीला की नज़र में बढ़ना चाहिए और वो ये भी चाहता था कि मीर बख्शी का पद हमको मिलना चाहिए। तो इस पर सादत खां नादिर शाह के पास एक गुप्त संदेश भेजता है कि अरे भाई आप 50 लाख में मान गए। नादिर शाह कहता है तो फिर, तो सादत खां कहता है कि अगर ये सौदा हम कराते तो आपको 50 लाख नहीं 20 करोड़ देते, और आपको पता है पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। तो नादिर शाह सादत खां के कहने पर दिल्ली की ओर आगे बढ़ता है। नादिर शाह मार्च 1739 को दिल्ली पहुंचता है। मार्च 1739 को नादिर शाह के नाम के सिक्के चलाए जाते हैं दिल्ली में। नादिर शाह के नाम के
मस्जिदों में खुतबे पढ़े जाते हैं। और 22 मार्च को ये अफवाह फैल जाती है कि नादिर शाह मारा गया, जिस पर नादिर शाह के 700 सैनिकों का कत्ल कर दिया जाता है। और नादिर शाह को दिल्ली में कत्लेआम के आदेश दे देता है, जिस पर 24 फरवरी को लगभग दिल्ली में 30,000 लोग हताहत हुए थे। इधर नादिर शाह सादत खां को कहता है कि हम अच्छे खासे जा रहे थे और आपने हमें 50 लाख की बजाय 20 करोड़ का ऑफ़र किया, और आपकी हालत देख के ये नहीं लगता कि आपके पास 20 करोड़ क्या 20 लाख होंगे। अगर हमको पैसे नहीं मिले तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। इस पर सादत खां टेंशन में आ जाता है कि कहीं रंगीला को पता चल गया कि इसको दिल्ली लाया कौन। यदि नादिर शाह को पैसे नहीं मिले तो ये नहीं छोड़ेगा। तो इस पर सादत खां टेंशन में आने के कारण सुसाइड कर लेता है। रंगीला नादिर शाह से क्षमा मांगता है, जिस पर नादिर शाह तब जाकर दिल्ली में कत्लेआम के आदेश को वापस लेता है। नादिर शाह अपने साथ दिल्ली से क्या क्या ले गया देखते हैं। नादिर शाह दिल्ली से ले गया अपने साथ 30 करोड़ नगद, तख्त ए ताउस, कोहिनूर हीरा और अपने साथ हीरे जवाहरात, सोना चांदी, घोड़ा, हाथी, बड़ई, लेखपाल, ये बहुत सी चीज़ें नादिर शाह अपने साथ ले जाता है। और रंगीला ने अपनी बेटी का विवाह नादिर शाह के लड़के नसरुल्लाह से कर दिया, तब जाके कहीं नादिर शाह राजी होता है। तो नादिर शाह के हमले ने मुग़ल साम्राज्य को एक्सपोज करके रख दिया। नादिर शाह का हमला मुग़ल साम्राज्य पर भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद उसका पुत्र अहमद शाह बादशाह बनता है। तो अहमद शाह को पढ़ते हैं। तो मोहम्मद शाह के बाद आपका बादशाह बनता अहमद शाह। अहमद शाह का कार्यकाल है आपका 1748 से 1754 तक। अहमद शाह के बारे में परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट बनेंगे। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने सर्वाधिक हमले किए। इसके बारे में एक पॉइंट है, अहमद शाह के समय राजमाता ऊधमबाई का सत्ता में हस्तक्षेप था और इसी ऊधमबाई को किबला-ए-आज़म की उपाधि दी गई थी। अहमद शाह ने अपना वजीर सफदरजंग को बनाया। इसी के समय सफदरजंग दिल्ली का वजीर बनता है। जब सफदरजंग दिल्ली का वजीर बनता है तो इसके नाम से दिल्ली में काफ़ी इमारतें बनाई गई और सफदरजंग को वजीर के पद से इमदाद मुल्क हटाकर वजीर बन जाता है। इसके समय की एक घटना और है कि इसको सेना को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन बेचने पड़े थे। इमदाद मुल्क ने अहमद शाह को अंधा कर सलीमगढ़ जेल में कैद कर दिया। इमदाद मुल्क ने अहमद शाह को अंधा कर सलीमगढ़ जेल में कैद कर दिया। उसके बाद इमदाद मुल्क ने
बादशाह आलमगीर द्वितीय को बनाया, तो आलमगीर द्वितीय को पढ़ते हैं। आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल है वो आपका कार्यकाल 1754 से 1758 तक है। आपसे पूछ ले इसका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था। इसके समय जो वास्तविक सत्ता है वो इमदाद मुल्क के हाथों में थी। वास्तविक सत्ता इमदाद मुल्क के हाथों में थी। कहने का मतलब ये नाम मात्र का बादशाह था, जो वास्तविक सत्ता का संचालन है वो इमदाद मुल्क कर रहा था। इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये प्लासी के युद्ध को हम बंगाल वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। आलमगीर द्वितीय की हत्या इमदाद मुल्क ने कर दी। इमदाद मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। इमदाद मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। आलमगीर द्वितीय के बाद बादशाह बनता है वो शाह आलम द्वितीय है, तो शाह आलम द्वितीय को पढ़ते। शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल है वो 1758 से 1806 तक है। आपसे पूछ ले कि इसका वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय को इमदाद मुल्क का इतना डर था कि ये 1772 तक दिल्ली नहीं गया। ये 1772 तक पटना लखनऊ में रहा। ये डर की वजह से दिल्ली नहीं जाता है कि कहीं इमदाद मुल्क इसकी हत्या ना कर दे। ये 1772 में मराठों की सहायता से गद्दी पर बैठता है। 1772 मराठों की सहायता से ये गद्दी पर बैठा, तो 1788 में गुलाम कादिर ने इसको अंधा कर दिया। शाह आलम द्वितीय ने 1803 में अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर पेंशनर बन गया। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर पेंशनर बन गया। इसी के समय 1806 में भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपये का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और इसको जो जारी है, इस मुद्रा को जारी किया था बैंक ऑफ बंगाल ने। इस पर हस्ताक्षर किसके थे? इस मुद्रा पे हस्ताक्षर थे, आपसे पूछ ले, शाह आलम द्वितीय और बेलीजली के। ये अंग्रेज गवर्नर था, लॉर्ड बेलीजली के हस्ताक्षर थे। इसी के समय 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, ये हम मराठा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
1764 का बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि। तो पानीपत के तृतीय युद्ध को मराठा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और बक्सर और इलाहाबाद की संधि को बंगाल वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद बादशाह बनता है अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय को पढ़ते हैं। अकबर द्वितीय, इसका जो कार्यकाल है वो 1806 से लेकर 37 तक है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और पेंशन के मामले में ब्रिटेन भेजा। अकबर द्वितीय की सत्ता लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। इसकी सत्ता लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। इसी के अकबर द्वितीय के समय मुगल टकसालें बंद कर दी गईं और अंग्रेजी सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो अकबर द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा। तो अकबर द्वितीय के बाद आपका बादशाह बनता है बहादुर शाह जफर। ये जफर के नाम से शायरी लिखा करता था। कहने का मतलब मुग़ल बादशाह के ये दिन आ गए कि आज मुग़ल बादशाह लाल किले में बैठ के शायरियाँ लिखा करता है। 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया था। जब 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया, अंग्रेज अधिकारी हडसन ने इसे हुमायूं की कब्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। म्यांमार निर्वासित कर दिया और यहीं पर बहादुर शाह जफर की 1862 में जफर की मृत्यु हो जाती है। जफर ने मरने से पहले एक शायरी लिखी थी कि ये जफर, तू इतना बदनसीब रहा कि तुझे 2 गज ज़मीन भारत में नसीब ना हो सकी। और इसी शायरी को फिर इसकी कब्र पर छपवा दिया गया है। बहादुर शाह जफर उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक था और इसी के साथ उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 18वीं सदी के भारतीय राज्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।